नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे सामने बैठे हुए ना जी सर, है ना। आज हमारा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय वित्त आयोग। तो एग्ज़ाम चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में इससे जो है वो क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए हम पहली बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 280 जो है, इसमें वित्त आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वित्त आयोग से संबंधित आपका कौन सा अनुच्छेद है संविधान का। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 280 है ना। तो 280 में क्या कहा गया है? तो संविधान के 280 के अनुसार राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति संविधान लागू होने के, और संविधान कब लागू हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू होने के कितने वर्ष के अंदर? 2 वर्ष के अंदर, और फिर आवश्यकता अनुसार जो है वो 5-5 वर्ष के अंतराल में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्ष के अंतराल के लिए होता है? तो 5 वर्ष के अंतराल के लिए होता है। यह वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। फिर हम आगे चलते हैं कि प्रथम वित्त आयोग, भाई अभी तक जो है हमने बताया आप लोगों को कि अभी तक कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं? 15। कितने? 15। तो पहला वित्त आयोग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम वित्त आयोग जो है वो कब गठित किया गया? 22 नवंबर 1951 को। 22 नवंबर 1951 को। इसको हम कैसे याद रखेंगे? संविधान लागू होने की डेट तो हमको याद है, क्या डेट है? 26 जनवरी 1950। उसके अगले वर्ष, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा आपका? 50 के बाद 51। तो 51 में जो है वो वित्त आयोग का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके केसी न्योगी। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपका कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? केसी न्योगी। या जो वर्तमान में 15 वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में आपका। चलिए अगले चलते हैं। जो भारतीय वित्त आयोग का जो अधिकार क्षेत्र है वो संपूर्ण भारत के लिए है। क्या है? संपूर्ण भारत के लिए। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली। और अब हम बात करते हैं 15वें वित्त आयोग की, जो लेटेस्ट वित्त आयोग है। तो 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 2017 में। और इसकी सिफारिशें कब से कब तक प्रभावी रहेंगी? 2020 से लेकर के 2025 तक। माने जो ये मापदंड बताएगा उन मापदंड को कब तक फॉलो किया जाएगा? 2020 से 2025। यहीं पे जाके ठोकेंगे तुमको, है ना, यहीं कैमरे के सामने। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है? एनके सिंह। चलिए हम चलते हैं वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करते हैं। भारतीय वित्त आयोग का गठन किस तरह से होता है? तो आयोग में एक अध्यक्ष और 4 स्थायी सदस्य होते हैं। इसके अलावा अस्थायी सदस्य भी इसमें होते हैं जो समय समय पर रखे जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी स्थायी सदस्यों की। तो स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 4। एक अध्यक्ष और 4 स्थायी सदस्य, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? है ना। ये पूछा गया एग्जाम में कि जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब इनकी कुछ योग्यताएं हैं। जैसे अध्यक्ष की योग्यता क्या है? तो अध्यक्ष की कोई विशेष स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए उनको, किसी विषय का समानज्ञ हो, एक समान जानकार हो, वो इसका जो है वो अध्यक्ष बन सकता है। अब इसमें 4 सदस्य होते हैं, 1, 2, 3, 4। इनकी अलग अलग योग्यता है। जैसे कि एक पहले सदस्य की क्या योग्यता है कि प्रशासन का जानकार हो। तो इसमें क्या करते हैं? कोई रिटायर्ड प्रशासक होता है, जैसे कोई आपका सचिवालय का मुख्य सचिव वगैरह है, सचिव हैं, जो वरिष्ठ आपके सेक्रेटरी हैं, आईएएस हैं। तो ऐसे लोगों को इसमें रख लिया जाता है। तो एक सदस्य हो गया आपका। दूसरा सदस्य क्या होता है? वित्त। वित्त माने पैसा रुपए वाली व्यवस्था, जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसका जो है वो जानकार हो। तीसरा आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स का जो है वो स्पेशलिस्ट हो। और चौथा आपका जो है वो ये न्यायिक व्यक्ति चाहिए, इनको थोड़ा सा न्यायिक, जो कानून कायदे जानता हो थोड़ा सा। तो ऐसा व्यक्ति होगा जो हाई कोर्ट माने उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। चलिए अगला हम देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे कि अभी तक कितने वित्त आयोग बन चुके हैं? 15। तो कभी कभी 14वां पूछ सकता है, उस 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हम बीच के याद नहीं कर रहे हैं, बीच के नहीं रखना दिमाग में हमको। 14वें के कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके? वाई बी रेड्डी। वाई बी रेड्डी ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल रह चुके हैं, ये है ना, उनको रखा गया था ये। फिर हम बात करते हैं वित्त आयोग के कार्य की। तो यदि हम 2 लाइन में कहें तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वह कौन सा संस्था है जो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय बंटवारे के बारे में सिफारिश करती है? तो वो कौन सी संस्था है आपकी? भारतीय वित्त आयोग। लेकिन यहाँ पे हम इसके कार्य थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो पहला काम क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच करों से प्राप्त आय का बंटवारा। तो केंद्र और राज्य के बीच जो है वो जो टैक्स से प्राप्त होती है, किसको? केंद्र सरकार को जो टैक्स से एक भारी मात्रा में राशि प्राप्त होती है, तो उस राशि को जो है वो कितना % जो है वो राज्यों को दिया जाए। तो इसका ये काम है। इस काम करने के लिए क्या करता है ये गठित होने के बाद पूरे भारतवर्ष का दौरा करता है, राज्य की राजधानियाँ जाता है, वहाँ के जो है वो वित्त मंत्री है, आपके मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री हैं, उनसे जो है वो विचार विमर्श करता है। वो अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार वित्तीय मांगे इसके सामने रखते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करता है और उसके आधार पर जो है वो फिर क्या करता है? ये रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट किसको देता है? ये रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। चलिए पहला कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य है भारत की संचित निधि। कौन सी निधि? संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता या अनुदान के बारे में सुझाव देना। तो जो भारत सरकार को आय प्राप्त होती है, विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती है, तो वो सब कहाँ जमा होती है? जाकर के भारत की संचित निधि में जमा होती है। और उसी संचित निधि से जो है वो भारत सरकार जो है वो, केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को आवश्यकता अनुसार जो है वो सहायता करती है, अनुदान देती है। तो वो अनुदान देने के मापदंड क्या हों? कोई ना कोई मापदंड होंगे ना, कि अगर इसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है या ये पिछड़ा हुआ राज्य है, इसको ज़्यादा सहायता की जरूरत है ना। किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को कम ज़रूरत होती है। यदि आप किसी करोड़पति को 100 रुपया दान कर दें तो क्या उसको खुशी होगी? क्या उसकी आवश्यकता है 100 रुपया? लेकिन कोई गरीब है, बहुत गरीब है, उसको आपने अगर 20 रुपये भी दे दिया तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो उसी तरह से सुझाव देता है कि किसको कितना अनुदान दिया जाए, केंद्र सरकार जो है वो किन किन राज्यों को कितना कितना अनुदान सहायता दे, ये इसके संबंध में सिफारिश करता है। फिर अगला काम क्या है कि राष्ट्रपति को विवेकाधिकार है कि राष्ट्रपति जो है वो इससे कुछ सलाह मांग सकता है। इससे क्या सलाह मांग सकता कि जो वित्त है उसको किस तरह से सुदृढ़ या मजबूत किया सकता है, इसके बारे में वित्त आयोग सुझाव देता है, ये सुझाव देता है। और चौथा काम जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है वो क्या है कि राज्यों में जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों की और नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों की स्थापना की गई है। तो देखने में ये आया है कि इनके पास काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस काम की तुलना में इनके पास धन नहीं उतना। तो राष्ट्रपति एक सुझाव से ये भी मांगता है कि वित्त आयोग ये भी सुझाव दे कि किस तरह से पंचायतों की जो नगरीय निकाय हैं उनकी आर्थिक स्थिति को जो है वो मजबूत किया जाए। चलिए हम आगे चलते हैं। ये कार्य खत्म हो गए आपके। फिर वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति फिर उसको क्या करता है? संसद के सामने रखवाता है। संसद के सामने उसमें विचार विमर्श होता है। फिर अगला देखते हैं। तो वित्त आयोग, जो भारतीय वित्त आयोग है, एक संवैधानिक, ठीक है, सलाहकारी और अर्धन्यायिक निकाय है। इसका मतलब संवैधानिक मतलब कि इसका संविधान में उल्लेख है। कहाँ उल्लेख है? अनुच्छेद
अनुच्छेद 280 में। और सलाहकारी है क्योंकि ये क्या करता है, इसकी जो रिपोर्ट पेश करता है वो सलाह के रूप में होती है, सरकार उसको माने चाहे ना माने, तो सलाहकारी है। और चूंकि इसको जो है वो सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, ये अपने सामने किसी को जो है वो सम्मन जारी कर सकता है, किसी को बुला सकता है, अगर ये चाहे तो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है सम्मन जारी कर दे कि आप आकर के अपनी अपनी बातें हमारे सामने आके पेश करें, इस तारीख को आ जाए आप, तो उनको आना पड़ता। तो इस प्रकार से इसको न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन पूरी तरह से न्यायालय नहीं है, माने अधूरा न्यायालय है। तो इसको क्या बोलेंगे, अर्ध न्यायिक, क्या बोलेंगे, अर्ध न्यायिक निकाय है। फिर अगला देखते हैं, वित्त आयोग का परामर्श जो है वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन समानतः ये देखा जाता है क्योंकि ये अपने आप में एक संवैधानिक निकाय है ना, समानतः इसकी जो रिपोर्ट होती है उनको जो है वो मान लिया जाता है। फिर हम देखते हैं वित्त आयोग से संबंधित एक अधिनियम बनाया गया है। वो अधिनियम क्या है, भारतीय वित्त आयोग अधिनियम 1951। तो इसके अधिनियम के अनुसार ये अपनी कार्रवाई करता है। बहुत सारे प्रावधान है इसके बारे में, है ना। और इसी अधिनियम के अधीन जो है वो उसको जो है वो क्या है, सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय जो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं उनको क्या होते हैं, अपन सिविल न्यायालय बोलते हैं। मतलब उनको दंड देने की शक्ति नहीं है, वो आपराधिक मामले नहीं सुनते, वो सिविल जमीनी विवाद वाले मामले सुनते हैं, इस तरह से आपसी, है ना। तो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह अपनी प्रक्रिया जो है वो क्या करता है, स्वयं निर्धारित करता है। तो ये छोटा सा वीडियो था भारतीय वित्त आयोग। इससे बहुत मोटे मोटे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, और MPPSC मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो MPPSC में यदि आपसे कहीं पर भी वित्त आयोग के बारे में पूछा जाता है तो अगर आप इतना मैटर लिख देंगे तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आप लोगों से विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।